सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का साइंस के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। सो फाइनली ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 9 है और एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो सीरीज मैं साइंस की और जीके की करा रहा हूँ इसको कर लीजिए एग्जाम तक। 10/10 कोई आपको रोक नहीं सकता है साइंस में, और जीके में 5/5 आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए आपसे, और जो भी क्लास के अंदर क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्लास पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक एंड शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले महापीडीएफ 3.0 भाई साहब अगर अभी तक नहीं लिए हो तो सेक्शन 1 के लिए एक ही बुक ये काफी है, ले लीजिए। मात्र इसका कॉस्ट आ रहा है 100 रुपीज है। पीडीएफ बुक है आपका। इसको लेना कैसे है, 9795111812 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां पे बोल दीजिएगा मुझे महापीडीएफ 3.2 चाहिए, पीडीएफ बुक है, तुरंत आपको मिल जाएगी पेमेंट करने के तुरंत बाद, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये अमेजन पर भी आ चुका है, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्म में भी अमेजन पे अवेलेबल है आपका, लेकिन उसका प्राइस आ रहा है 200 रुपए है, ठीक है। तो अगर आप कम प्राइस पे लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। सेक्शन 1 आपका पूरा एक ही किताब ये क्लियर करा के देगा। बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और टॉप एग्जाम क्वेश्चन अवेलेबल है। प्रीवियस एग्जाम के सारे क्वेश्चन है आपके इसमें, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं क्लास का। इफ क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी। शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन फॉर यू है, प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि अगर जो है दूध से, ठीक है, अगर क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध की डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा? बताइए। देखो जब जो दूध से जब क्रीम हम लोग अलग करते हैं ना, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया था। जब कभी भी दूध से हम लोग क्रीम निकाल देते हैं तो दूध की डेंसिटी बढ़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारे इस क्लास का ये। इट इज इजर फॉर ए मैन टू स्विम इन ए सी वाटर देन इन अ रिवर वाटर बिकॉज। कह रहा है एक आदमी के लिए, ठीक है, सी वाटर में यानी जो खारा पानी होता है, जो समुद्र का खारा पानी होता है, उसमें तैरना ज्यादा आसान होता है नदी की पानी की अपेक्षा। बताइए क्योंकि द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। क्योंकि जो सी वाटर की डेंसिटी होती है वो कम होती है नदी के पानी की डेंसिटी की अपेक्षा, या जो समुद्र के पानी का डेंसिटी होता है वो अधिक होता है किसके अपेक्षा? रिवर वाटर के अपेक्षा, ठीक है। या फिर द सी इज डीपर देन द रिवर, या फिर द सी इज वाइडर देन द रिवर। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों गलत है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही कोई एक होगा। बताइए कौन सा सही होगा? देखो इसका सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि लोग आसानी से इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि उस पानी का डेंसिटी हमारे बॉडी से अधिक होता है, इसलिए हम उसमें आसानी से तैर पाते हैं। मतलब हमारी डेंसिटी कहीं ना कहीं कम होती है, इसलिए हम जो है उस पानी से कम होती है, इसलिए हम उस पर आसानी से तैर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी जो है नदी वाली पानी की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण आदमी आसानी से जो है उसमें तैरना उसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है, सी वाटर में, समुद्र वाले पानी में। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि खारा पानी जो होता है, जो नमक वाला पानी होता है, उसकी डेंसिटी नॉर्मल वाटर से अधिक होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव द लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? देखो मैंने आपसे बार बार कहा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों याद रखिए, ठीक है। किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसका वेवलेंथ अधिक होता है, ये सारी चीज आपको याद रखने वाली चीजें एग्जाम में आती हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है किसकी होती है, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पे किसका होगा? गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गामा रेज का वेवलेंथ यहाँ पे इन चारों में एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, मतलब इन चारों में से गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। चलो एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शानदार क्वेश्चन है। देखो सबका याद रखना। देखो इक्वेटर पे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ पूछ रहा है। इक्वेटर पे कभी भी जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है, ठीक है, कम से कम होती है। और पोल पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? पोल्स पे क्या होती है भाई साहब? मैक्सिमम होती है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक होती है पोल्स पे जो है स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है। स्मॉल जी जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो देखो इक्वेटर पे अगर सबसे कम है तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कम से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इक्वेटर पे मिनिमम है तो वो मैक्सिमम की तरफ आप जा रहे हो ना, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? जो आपकी जी की वैल्यू है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते वक्त क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और एक चीज और याद रखना कि जो आपका ये सेंटर ऑफ अर्थ पे,
ठीक है। जो जी की वैल्यू होती है ना वो जीरो हो जाती है सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है, वहां पे क्या है जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इक्वेटर पे कितना होता है, मिनिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इफ ए बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है कि यदि कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है तो पहले पिंड के परिकरण का वेग क्या कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी नहीं भाई साहब, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता है, सर्कुलर वेलोसिटी भी नहीं होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, वो उसके ऑर्बिट में घूम रहा है ना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर हम कोई ग्रह ग्रह कह रहा हूं यार, अगर कोई हम लोग जो है उपग्रह छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी के वो क्या है ऑर्बिट में ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसकी, जिस रफ्तार से वो उसका रेवोल्यूशन कर रहा है, उसके उसमें घूम रहा है उसके ऑर्बिट में, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है, ऑर्बिटल वैल्यू जो है क्या होती है, डिक्रीज होती है। भाई जब ग्रेविटी कम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं ऑर्बिटल वैल्यू आपकी जो है धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या है, ऑर्बिटल वैल्यू जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वैल्यू नहीं वेलोसिटी जो है, जो वेग है आपकी, ये ऑर्बिटल वेग जो है, परिक्रमण का जो वेग है वो क्या होता है, वो भी कम होता जाता है हाइट जैसे इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर बात कर ले जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो हमारे स्केप वेलोसिटी के, ठीक है, अर्थ के स्केप वेलोसिटी के आधी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग ए सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड बाय 41% देन द सैटेलाइट विल, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है देखो, अगर कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड, अगर कोई किसी जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है जो किसी चीज के कक्ष में जो है क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, वो सैटेलाइट, और उसकी ऑर्बिटिंग स्पीड को बढ़ा दिया जाए, 41% अधिक बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, एक्सिलेट करेगा, मतलब वो त्वरित हो जाएगा या धीमा हो जाएगा या स्केप कर जाएगा, प्लाइन कर जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई साहब। वो स्केप कर जाएगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है, याद रखना क्या होगा, वो स्केप कर जाएगा, याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा वो, ठीक है। आपका जो ये सैटेलाइट है वो एक समय ऐसा आएगा कि उसके तुरंत जो है उसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, जिस ऑर्बिट में वो क्या है, वो घूम रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि एक फोर्स 10 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क डन विल बी। शानदार क्वेश्चन है, तो आपको वर्क का फार्मूला पता होना चाहिए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बराबर फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक मिनट, हाँ जी, तो 10 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना जूल हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 50 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी ध्यान से करिएगा, ये भी आपका उसी जो है वर्क एंड आपका ये वर्क वाले जो है चैप्टर से ही ये भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि एक लड़की है जो इज कैरिंग ए स्कूल बैग कैरी कर रही है अपने पीठ पे, जैसे मान लो कि ये एक समतल रोड है, इस पे कोई एक लड़की चल रही है ये, ठीक है, और उसके पीठ पे ये बैग है 3 किलो का, ठीक है, वो लेकर के इस पे चल रही है, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 किलो का बैग लेकर के 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आपको टोटल कितना वर्क किया गया, ग्रेविटेशन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि देखो ये बैग जो है अपने पीठ पे टांगी हुई है, तो फोर्स तो लग रहा है ना कहीं ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रही है इस पे, है ना। तो कितना दिया गया है, जी का मान कितना गया है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका 10⁻⁻² ms दिया गया है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो है टोटल फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया है, मास दिया गया है और ग्रेविटी दिया गया है, ठीक है, और हमको निकालना है वेट, मतलब टोटल कितना फोर्स लग रहा है, वेट या फोर्स एक ही चीज होता है भाई साहब, ठीक है। तो वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट बराबर होता है, एक मिनट रुक जाओ, वेट बराबर होता है मास इंटू टोटल जी, ठीक है, टोटल जी कितनी, जी की वैल्यू कितनी है, बराबर मास कितना है 3 kg का, इंटू जी कितनी लग रहा है, जी कितना लग रहा है आपका 10, ठीक है, 10 ms है, 10 स्क्वायर ms वही चीज है, -2, तो ये बराबर हो गया आपका 30 न्यूटन, कितना हो गया 30 न्यूटन का टोटल आपका ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है, कितना काम हुआ,
ठीक है। 3 kg का बैग लेकर के ये 200 मीटर चली, टोटल कितना काम हुआ, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स तो चलो हमने 30 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और काम कर रहा है, पूछो क्या चीज, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये परपेंडिकुलर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो cos 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अब जब यहाँ पे cos 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर बन रहा था, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री लिखोगे ना, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 0 कर लो, बराबर टोटल वर्क डन 0 होगा भाई साहब। कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर है ये आपके, ये नो वर्क डन, यहाँ पे 0 वर्क, टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। सो वर्क बराबर यहाँ पे कितना, सही आंसर देखिए कहां पे लिखा गया है, डी, ऑप्शन नंबर डी, 0। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका सही आंसर हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये किस प्रकार के दो मूल प्रकार के क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। देखो ये सब के सब एक प्रकार के मैकेनिकल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों के दोनों मैकेनिकल एनर्जी आपकी यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, काम से ही जो है ये ऊर्जाएं पैदा होती हैं, यांत्रिक ऊर्जाएं, मैकेनिकल एनर्जी है। चलो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, वर्टिकली इसको जो है ऊपर की तरफ जो है फेंका गया और वो एक हाइट पे गया, एक निश्चित हाइट पे गया और फिर वापस चला आया। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपका, तो कह रहा है कि वो उस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कब रहा होगा, बताइए भाई साहब। जो वो मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट बढ़ने के साथ साथ जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एट द मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड। कह रहा है कि कोयले से जो व्यवसायिक रूप से जो उत्पादित जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब क्या होता है, वो थर्मल एनर्जी होता है। ठीक है, कौन सी एनर्जी हमें प्राप्त होती है कोयले से, थर्मल एनर्जी होता है। ठीक है, उष्मा वाला होता है भाई साहब, थर्मल एनर्जी होता है। अगला देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसमें डायनेमो ही होता है, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट सम ऑफ द एनर्जी आर आल्सो फाउंड इन दिस प्रोसीजर लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और भी कई तरह की एनर्जी इसमें वो जनरेट होता है जनरेटर से। तो दिस फिनोमिना इलिस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ, ये कौन सा लॉ को इलिस्ट्रेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर नन ऑफ दिस। भाई साहब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है E बराबर mc स्क्वायर वाला। वही चीज याद रखो कि क्या कहा था आइंस्टीन ने, उन्होंने कहा कि जो टोटल एनर्जी होती है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो टोटल एनर्जी है वो बस एक रूप से दूसरे रूप में ढाली जा सकती है। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंबस्टन इज द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी। क्या कि दहन निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के रूपांतरण की प्रक्रिया है, काइनेटिक का पोटेंशियल बनना, एक कंबस्टन है, या केमिकल का थर्मल, या पोटेंशियल का केमिकल, या नन ऑफ दीज। देखो कंबस्टन जब होता है, कंबस्टन मतलब किसी चीज की पूरी तरह से, कोई चीज जब पूरी तरह से जलता है तो वो कंबस्टन रिएक्शन होता है, दहन हो रहा है उस चीज का, है ना। तो क्या होगा, केमिकल का थर्मल, जब कोई केमिकल एनर्जी होती है और वो थर्मल जब हीट निकलता है तो कहीं ना कहीं वो उसका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट एग्जांपल आपका क्या है, केमिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन, एक कंबस्टन का ये आपका एग्जांपल है। चलो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। कह रहा है इनमें से किसका सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के बाहर जो है वो आपका लाई करता है, पेंसिल, शॉटगन, डाइस या बेंगल। देखो पेंसिल का तो नहीं होगा भाई साहब, अगर कोई पेंसिल है ये आपका, ठीक है, अगर कोई पेंसिल है तो इसका सेंटर ऑफ मास बाहर की तरफ कैसे होगा, ठीक है, बीच में होगा ना आपका। शॉट पुट जो होता है, जो गोल सा वो जिसको हम लोग फेंकते हैं ऐसे, उस पे वो होता है, पकड़ के ऐसे फेंका जाता है, तो शॉट पुट का भी नहीं होगा। डाइस जो होती है गोटी, उसका भी जो आपका ये सेंटर ऑफ मास है वो बाहर की तरफ नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पे पूरी बॉडी का मास एक्ट करता है ना, तो बेंगल होगा आपका। क्या होगा, चूड़ी जो होता है,
जो बैंगल होता है उसका सेंटर ऑफ मास बाहर की तरफ होता है, ठीक है, इधर बाहर की तरफ होता है, अंदर तो पूरा खाली होता है, तो सेंटर ऑफ मास जो है बैंगल का कहीं ना कहीं वो बाहर की तरफ लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखो याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने सेंटर ऑफ मास से ही जो है बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि उसके पूरे पूरे उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उस एक पॉइंट पे वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है, और वहीं से तुम पूरे ऑब्जेक्ट को क्या है बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। तो द स्पोक्स यूज्ड इन द व्हील ऑफ ए बाइसिकल इंक्रीजेस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या मोमेंटम। कह रहा है कि पहिए, जो साइकिल का पहिया होता है आपने देखा होगा, उसमें तिल्लियां तिल्लियां क्यों लगाई जाती हैं, स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो क्या इंक्रीज करता है साइकिल का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता है, वेलोसिटी बढ़ाता है, एक्सीलरेशन बढ़ाता है या मोमेंटम बढ़ाता है? क्या चीज बढ़ाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता है, ठीक है। निष्क्रियता के पल जो है क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्ट बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, थोड़ा खाना प्रेशर कुकर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है, जो वेपर प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करता है। किस हिसाब से? इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, द इंक्रीज जो वेपर प्रेशर में जो इंक्रीज होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक हीट को बढ़ा देता है, या स्पेसिफिक हीट को डिक्रीज कर देता है, या बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, या बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। जो अंदर वेपर प्रेशर बनता है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण थोड़ा खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कह रहा है कि द वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। कह रहा है कि आपने अगर कोई डैम वगैरह नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, डैम की जो दीवार है ना वो नीचे की तरफ थोड़ी मोटी बनाई जाती है और ऊपर थोड़ी पतली होती है। कह रहा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एट द टॉप बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन दीवार। कह रहा है कि जो पानी के द्वारा जो दीवार पे जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द थिकनेस, उसके दीवार के थिकनेस पे डिपेंड करता है। या इंक्रीज विद द हाइट ऑफ दी वॉल, हाइट के वॉल के हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है पानी का, या जो वॉल है उसकी डिप्थ बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, उसकी गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है पानी का प्रेशर बढ़ता है, या डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ दीवार, या वॉल के एरिया पर डिपेंड करता है। देखो जब दीवार की गहराई बढ़ती है, जितना वो गहरा होता जाएगा पानी का प्रेशर उतना ही अधिक होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा नीचे मोटा बनाया जाता है दीवार को, ठीक है, कि प्रेशर झेल पाए। तो इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ दीवार हो जाएगा, आपका पानी का प्रेशर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर। कह रहा है कि जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर की वजह से, लो डेंसिटी, लो विस्कोसिटी या लो टेम्परेचर। किसके वजह से? लो डेंसिटी की वजह से। बादल की डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत ही लो होती है, जिसके कारण वो क्या है, वायुमंडल में ऐसे तैरते रहते हैं, लो डेंसिटी की वजह से फ्लोट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड। कह रहा है कि हायर एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पे सांस लेने में मुश्किल क्यों होती है? लो एयर प्रेशर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, ओजन की वजह से, या हाई ह्यूमिडिटी की वजह से? भाई साहब लो एयर प्रेशर की वजह से दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है। चलो पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द। कह रहा है कि पिटॉट ट्यूब का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, या रेट फ्लूइड ऑफ द लिक्विड, कि किस हिसाब से लिक्विड फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। बताइए कौन सा सही होगा? ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करता है पिटॉट ट्यूब? क्या करता है, ये लिक्विड के फ्लो के रेट को मापता है कि किस हिसाब से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके प्रवाह की दर को मापता है। चलो एट द मैक्सिमम टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज। कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, उस समय सरफेस टेंशन की वैल्यू का क्या होता है, पृष्ठ तनाव की वैल्यू क्या होता है? जीरो, एक रहता है, जीरो हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, या अनअफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर का जो है सरफेस टेंशन पे। बताइए देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर गेन करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जीरो हो जाता है वैल्यू सरफेस टेंशन का, ठीक है, पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला MLT-2, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? ये आपको बताना है। ये एक कोई ना कोई डायमेंशनल फार्मूला एक जरूर आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं महापीडीएफ 3.0 लेके पढ़ लो, साइंस A to Z पूरा कवर कर दिया है मैंने उसमें। लेने के लिए इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, मात्र 100 रुपए लगेगा, सारी चीजें वहां से आपके हर एक जो है सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी सेक्शन 1 के। तो MLT-2 ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है बताइए? ये है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। किसका? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है MLT-2।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन, इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है? पावर, मास, एंगल या टेम्परेचर? किसका नहीं होता है? एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो एक इक्वल इंटरवल में, इक्वल समय में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसके बारे में क्या सही है? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, गलत। उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नहीं होगा, गलत। ये भी ऑप्शन नंबर बी आपका सी हो जाएगा। उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है भाई, एक समान वेग है, तभी तो एक समान जो है समय में वो एक समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। वो ऑब्जेक्ट तभी तो ट्रेवल कर रहा है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी समय कर रहा है। अगर अनयूनिफॉर्म होता, अलग अलग समय में अलग अलग उसका स्पीड होता, तो वो कैसे ट्रेवल करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड? कह रहे हैं इनमें से किसी क्या जो है, अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए, इनमें से क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी? क्या कांस्टेंट रहेगा? एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, त्वरण। ठीक है, क्या होगा? एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो, लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ही। कह रहा है कि देखना आपने, जब कोई एक लॉन्ग जंपर होता है, लंबी कूद वाला जो आदमी होता है, जो लंबी कूद लगाता है, तो वो कूदने से पहले थोड़ा सा जो है दौड़ता है, थोड़ा सा दौड़ करता है। क्यों? कब? क्योंकि वो एक बड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए, या अपने मोमेंटम कंजर्वेशन को, गति संरक्षण को बनाए रखने के लिए, या एक एनर्जी गेन करने के लिए, या मोमेंटम गति प्राप्त करने के लिए। बताइए किस लिए वो दौड़ता है? वो मोमेंटम गेन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो गति प्राप्त करने के लिए वो तो दौड़ता है, ताकि वो लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर सकेगा लॉन्ग जंप में। चलो अगला। When a ball drops on the floor, it bounces. Why does it bounce? कह रहा है कि जब कोई गेंद फर्श पर गिरती है तो वो उछलती है। उछलती क्यों है? न्यूटन के तीसरा जो लॉ होता है वहां पे अप्लाई होता है कि एवरी एक्शन का जो है वो ड्रॉप हो रहा है तो उसका रिएक्शन हो रहा है कि वो बाउंस करेगा। द फ्लोर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के समय जो फ्लोर है वो क्या है? बॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसीलिए वो बाउंस करता है। या फ्लोर परफेक्टली रिजिड है, गलत। द फ्लोर हिट्स अपॉन इम्पैक्ट, गलत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर एक एक्शन का एक क्या होता है? रिएक्शन होता है। जैसे हमने बॉल को ड्रॉप किया तो वो क्या है? उस पर एक रिएक्शन हुआ कि वो बाउंस किया उस सरफेस से टकरा करके, उस पर एक अपोजिट फोर्स लगा जो है उस सरफेस के द्वारा, जो आपका ठीक है जो फ्लोर है, फ्लोर का सरफेस ने उस पर एक अपोजिट फोर्स लगाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ बिग स्टोन ड्यू टू। ये भी शानदार क्वेश्चन, ध्यान से करना। क्या कि एक बड़ा पत्थर लात पे जो है पैर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है। क्यों? इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन या मोमेंटम। इनर्शिया की वजह से होता है, ये सब इनर्शिया का खेल है। किसका है? सब इनर्शिया की वजह से, जड़ता की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि स्टोन तो आपका क्या है भाई साहब? वो रेस्ट में है, और आप जो है पैर को मोशन करते हुए उस पर जब मारते हो तो वो आपको चोट लगेगी ही। ठीक है, वो सब इनर्शिया की वजह से हो रहा है। चलो, इन ए मेटालिक बॉडी इफ 2 पॉइंट्स आर एट ए डिफरेंट पोटेंशियल, देन कह रहा है कि एक मेटालिक बॉडी है, ठीक है, 2 पॉइंट्स, जैसे मान लो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, एक अलग अलग पोटेंशियल पे 2 पॉइंट्स हैं आपके, तो ये क्या दर्शाता है? देखो, हमेशा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने आपको बताया था कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ चार्ज फ्लो होता है। हालांकि माइनस से प्लस की तरफ भी फ्लो करा के दिखाया गया है, लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं, ठीक है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस वाला, उसमें हम लोग यही मानते हैं कि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज में हमेशा क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द। कह रहा है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस में कैसे इंक्रीज होगा? टेम्परेचर उसका बढ़ने से या लेंथ बढ़ाने से? देखो, लेंथ बढ़ाने से तो होगा ही होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अगर आप उसका बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो भी उस पर इंपैक्ट पड़ता है, उसके रेजिस्टेंस पे। टेम्परेचर भी इंपैक्ट डालता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? बताइए, ए बी होगा या फिर कौन सा होगा, या सी भी होगा? बताइए। देखो, सी नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जब चौड़ाई बढ़ाया जाता है, मान लो पतला है, जब और चौड़ा कर दिए तो रेजिस्टेंस और कम हो गया ना आपका, है ना? तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का आपका कंडीशन क्या है? एक तो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज होता है, और एक लेंथ की वजह से, लेंथ अगर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ए एंड बी यहाँ पे दोनों सही है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि जल विद्युत का अच्छा सुचालक कब बन जाता है? जब हीट किया जाता है, चिल्ड किया जाता है, जब मेटालिक साल्ट ऐड करते हैं तब भाई साहब। ठीक है, मेटालिक साल्ट जब ऐड होगा तभी वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, इस तरह के एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे एक हाउस यूजिंग इलेक्ट्रिकल टूल्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो एक महीने में किलोवाट आवर में आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, लैंप 10 वाट का, 4 लैंप जो है 10 वाट का डेली 10 घंटे चल रहा है। 100 वाट की टीवी एक है जो डेली 10 घंटे चल रही है, और एक आपका ये प्रेस करने वाला आयरन जो होता है, कपड़ा प्रेस करने वाला, एक वो है जो कि 300 वाट का है, डेली 2 घंटे चलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूरे महीने भर में, पूरे एक महीने में 30 दिन में कितना किलोवाट आवर जो है एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उस घर में। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, जो सही आंसर होगा 63 किलोवाट आवर, 65 किलोवाट आवर, 60 किलोवाट आवर या 69 किलोवाट आवर। जो सही आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग लास्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फाइनली क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और महापीडीएफ के लिए आप सभी से कह रहा हूँ 9795111812 पे व्हाट्सएप करके महापीडीएफ जरूर ले लीजिए, और अपनी तैयारी सेक्शन 1 की बेहतर से बेहतर जारी रखिए। चलिए फिर मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।